हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल कैप्सूल्स में। रिपेयर एंड मेंटेनेंस सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं और इसका हमारा थर्ड चैप्टर जो है वो चल रहा था इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ द डिफेक्ट्स। इसके काफ़ी पार्ट हमने पढ़ लिए थे। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ लिए थे, सिस्टमेटिक अप्रोच हमने पढ़ ली थी, सोर्स स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन पढ़ लिया था और फैक्टर्स हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, अब आज हमने जो पढ़ना है दैट इज़ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। डिटोरेशन ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर मीन्स सर्टन एलिमेंट ऑफ द बिल्डिंग हैज़ बिकम इनकैपेबल ऑफ सर्विंग द एक्सपेक्टेड यूज ड्यू टू सम डैमेजेस इन द एलिमेंट। तो कह रहे हैं डिटोरेशन का क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो अब इस काबिल नहीं रहे कि वो अब सर्व कर सकते हैं हमें, जिसके लिए हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। द मेन कंसिडरेशन ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन इज़ टू फाइंड द सोर्स। अब मेन कंसिडरेशन इस तरह की इन्वेस्टिगेशन की क्या है कि हम सोर्स को ढूंढ सकें और रूट कॉज को ढूंढ सकें। डैमेजिंग फोर्स, जिसने भी इसको डैमेज किया है उस रूट कॉज को और सोर्स को ढूंढ सकें। फॉर दिस पर्पस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कलेक्ट ऑल द रेलिवेंट डाटा रिलेटेड टू द अफेक्टिव स्ट्रक्चर। इसके लिए हमें सारा रेलिवेंट डाटा चाहिए, इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन इन द प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिफेक्ट्स इन द बिल्डिंग। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम लेते हैं प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, द डिटोरेशन बिल्डिंग इज केप्ट अनडिस्टर्ब्ड। तो जिस बिल्डिंग में डिटोरेशन हुई है उसको हम अनडिस्टर्ब रखते हैं, उसमें कोई डिस्टर्बेंस, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। ड्यूरिंग द फर्स्ट विजिट टू द साइट फोटोग्राफिक डाटा ऑफ द डिटोरेटेड बिल्डिंग इज कोलेक्टेड। तो पहले दिन जब आप पहुंचोगे साइट पे तो आपको फोटोग्राफ्स उसके लेने हैं, उस बिल्डिंग के फोटोग्राफिक डाटा जो है वो हम इकट्ठा करेंगे। ऑल सिम्टम्स एट द साइट आर केयरफुली रिकॉर्डेड इन द फर्दर एनालिसिस। सारे सिम्टम्स को इकट्ठा करेंगे हम, सारे सिम्टम्स को हम केयरफुली रिकॉर्ड कर लेंगे, नोट कर लेंगे ताकि हम फर्दर एनालिसिस कर सकें। ऑल द कंसर्न पर्सनस आर इंटरव्यूड टू अलिक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोबेबल कॉज ऑफ द डिफेक्ट। ऑल द कंसर्न पीपल, जितने भी कंसर्न लोग हैं उनका इंटरव्यू हम लेंगे टू अलिक्ट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाएगी अबाउट द प्रोबेबल कॉज ऑफ द डिफेक्ट, किस कॉज की वजह से यहाँ पर डिफेक्ट हुआ है, उसकी मतलब कौन सा प्रोबेबल कॉज है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रीलिमिनरी एस्टीमेट। अब बात करते हैं प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन था। अब हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के कौन कौन से सोर्स होते हैं। फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिफेक्ट इन द बिल्डिंग एंड इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्स एनॉर्मस डाटा विच कैन बी obtained फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमें बहुत सारा डाटा की ज़रूरत होती है और विच कैन बी obtained फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। इन सोर्सेज से वो हमें मिल सकता है। तो पहला सोर्स तो है ड्राइंग एंड द स्पेसिफिकेशन। तो ड्राइंग्स और स्पेसिफिकेशन, दीज प्रोवाइड द डिटेल ऑफ द मटेरियल यूज्ड एंड द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन से हमें क्या मिल सकता है। सबसे पहली डिटेल तो हमें ये मिलेगी कि मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया गया है और किस मेथड से इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की गई है। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस देयर मे बी सम डेविएशन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान बहुत सारे चेंजेस हम लाते हैं। ज़रूरी नहीं है जो ड्राइंग हमें आर्किटेक्ट ने दी होती उसी से हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, अब ये ड्राइंग कौन सी, ये पुरानी ड्राइंग है जिससे ये घर बना था। तो ये कह रहा है एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता, कुछ डेविएशंस आ जाती हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द ड्राइंग्स एंड द स्पेसिफिकेशन। हैंस एक्चुअल डिटेल्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन कैन बी नोन बाय एक्चुअल इंस्पेक्शन। तो एक्चुअल में जो डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स हमें कहाँ से मिलेंगी, कैन बी नाउन बाय द एक्चुअल इंस्पेक्शन। एक्चुअल इंस्पेक्शन से हमें वो मिल जाती हैं। अदर साइट नोट्स एट्सेट्रा। अब बात करते हैं कंसल्टेंट आर्किटेक्ट्स इंस्ट्रक्शन। या तो कंसल्टेंट जो आर्किटेक्ट है उसकी इंस्ट्रक्शंस भी हमें लेनी पड़ेंगी, जिसने भी उस बिल्डिंग को बनाते वक्त अपना रोल प्ले किया था। आर्किटेक्ट से हमें पूछना पड़ेगा। इट विल बी हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग क्लू टू वेरिएशन इन मटेरियल एंड द स्पेसिफिकेशंस चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन। ये बहुत मददगार होगा। ठीक है, क्योंकि इससे हमें क्लू मिल जाता है कि किस तरह की मटेरियल में अगर वेरिएशन थी तो कैसी वेरिएशन थी, स्पेसिफिकेशंस में अगर चेंज लाया गया है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के दौरान, तो वो कौन कौन से थे वो हमें आर्किटेक्ट से पता लग जाएगा।
साइट नोट्स एंड रिपोर्ट। अब साइट नोट्स भी बनते हैं, अब ये ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स में तो नहीं बनते, लेकिन जो स्टैंडर्ड बिल्डिंग्स हैं, जो बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें ये ज़रूर बनते हैं। तो साइट नोट्स एंड रिपोर्ट्स, these provide information regarding the sort of the difficulties encountered, the quality of workmanship achieved, the extent to which the precautions were taken to protect the material at the site, and the weather conditions experienced during the construction. अब साइड नोट्स रिपोर्ट्स में क्या कहता है कि these provide information, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देता है? द सॉर्ट ऑफ द डिफ़िकल्टीज़, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ को हमने एनकाउंटर किया, अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ आई होंगी, तो किस किस डिफ़िकल्टी को हमने कैसे एनकाउंटर किया। द क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप अचीव्ड, किस क्वालिटी की वर्कमैनशिप हमने अचीव की। द एक्सटेंट टू विच द प्रिकॉशंस वर टेकन, किस हद तक हमने प्रिकॉशंस लिए थे टू प्रोटेक्ट द मटेरियल, मटेरियल को बचाने के लिए एट द साइट। एंड द वेदर कंडीशंस एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, और किस वेदर में, वेदर कंडीशंस, बारिशें भी आई होंगी, धूप भी आई होगी, तो किस दिन कैसी कंडीशन थी, कंस्ट्रक्शन के बगैर कैसी कंडीशन थी, वो सारी हमें साइट नोट रिपोर्ट में उसका क्लू मिल जाएगा। मेंटेनेंस मैनुअल एंड अदर रिकॉर्ड्स, तो मेंटेनेंस मैनुअल और अदर रिकॉर्ड्स, मेंटेनेंस करने के भी रिकॉर्ड तैयार होते हैं। तो मेंटेनेंस मैनुअल्स एंड अदर रिकॉर्ड्स में कहता है दीज प्रोवाइड एक्यूरेट डिटेल्स ऑफ द alteration and additions carried out since the completion of the building and the history of any defect. These provide accurate details of alteration. इसके अंदर बिल्कुल accurate details होती हैं, जो भी हम changes लाते हैं या कोई भी addition करते हैं carried out since the completion of the building, building की complete होने के बाद। एंड हिस्ट्री ऑफ एनी डिफेक्ट, और किसी भी डिफेक्ट के जो हिस्ट्री है उसके अंदर रिकॉर्ड रहती है। कोई डिफेक्ट आया, हमने उसको नोट कर लिया कि ऐसे ऐसे हमने इसको करेक्ट किया था, इस आदमी ने करेक्ट किया था, इस वजह से वो हुआ था, तो वो सोर्स वगैरह वो सारा उसमें हमने अगर मेंटेन किया हुआ है, तो अगली बार जब हम डिफेक्ट आता है तो वो प्रीवियस डिफेक्ट से स्टडी करते हैं कि ये किस वजह से आया था। Interviews with the users and those associated with the design, construction and the maintenance can provide useful information on various aspects of the building defects. तो इंटरव्यू उन लोगों के लेने चाहिए जो जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हैं? डिज़ाइन के साथ, कंस्ट्रक्शन के साथ और मेंटेनेंस के साथ, यानी जिन्होंने भी इसमें की रोल प्ले किया था, उन सभी की हमें ज़रूरत है। कैन प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द बिल्डिंग डिफेक्ट्स। इंस्पेक्शन, अब बात करते हैं इंस्पेक्शन। ऑल इंपॉर्टेंट information regarding the deterioration of the building can be obtained through the inspection of the deteriorated building. अब सबसे वही अहम तो वही है, इंस्पेक्शन करो, वहाँ जाओ और देखो। ऑल द बिल्डिंग इंफॉर्मेशन, सारी बिल्डिंग की जो इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा किया जाता है। रिगार्डिंग डिटोरेशन ऑफ द बिल्डिंग कैन बी ऑब्टेन थ्रू द इंस्पेक्शन, उसको हम इंस्पेक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं ऑफ द डिटोरेटेड बिल्डिंग। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन वर्क, एजिंग, क्रैक पैटर्न, डिफ्लेक्शन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा आर ऑब्टेन ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन, तो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वालिटी, ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन वर्क की जो क्वालिटी है उसकी इंफॉर्मेशन। एजिंग, कितनी उम्र हो चुकी है अब हमारी बिल्डिंग की। क्रैक पैटर्न, किस पैटर्न का क्रैक है। डिफेक्ट्स किस तरह के हैं। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, किस तरह के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आई है, एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, ये इंस्पेक्शन के दौरान ही होती हैं। टेस्ट एंड द मेजरमेंट्स, वेरियस टेस्ट एंड द मेजरमेंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अब बहुत सारे जो टेस्ट हैं और मेजरमेंट हैं ये हमें प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल्स। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में बताती है, सच एज द मॉइस्चर कंटेंट, फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्रैक्स एंड द डिफ्लेक्शन एटसेट्रा। तो वेरियस टेस्ट एंड द मेजरमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये हमें टेस्ट कंडक्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन मिलेगी ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में पता लगेगा, सच एज मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी का पता लगता है, क्रैक्स एंड द डिफ्लेक्शन एटसेट्रा। इन सभी के बारे में हमें टेस्ट से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब आगे बात करते हैं हम डिटेल स्टेप्स फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स की जो डिटेल्ड हमारे स्टेप्स हैं उसको पढ़ लेते हैं। डायग्नोसिस ऑफ द डिफेक्ट्स इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। अब डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं हम। डायग्नोसिस कैसे किया जाता है,
ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है विच प्ले अ की रोल इन द असेसमेंट ऑफ द डैमेज टू द स्ट्रक्चर, जो बहुत अहम रोल प्ले करता है ये असेस करने के लिए कि कितना डैमेज हुआ है हमारे स्ट्रक्चर को। असेसमेंट ऑफ द डैमेज इज अ नेसेसरली एन इंटरैक्टिव प्रोसीजर बेस्ड ऑन द डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन। तो असेसमेंट ऑफ डैमेज, जो डैमेज की असेसमेंट है, ये बहुत नेसेसरी, बहुत ज़रूरी इंटरैक्टिव प्रोसीजर है और बेस्ड ऑन द डाटा ऑब्टेन्ड, ये डाटा के ऊपर डिपेंड करता है फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन टू मिनिमाइज द लाइकलीहुड ऑफ द एरर। मिनिमाइज लाइकलीहुड को एरर को कम करने के लिए डैमेज असेसमेंट मस्ट बी कैरिड। डैमेज असेसमेंट जो है ये हमें करनी पड़ेगी केयरफुली इन द साइंटिफिक मैनर। डायग्नोसिस ऑफ द डिफेक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट। डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा? अब आपने इन्वेस्टिगेशन की है, उससे डॉक्यूमेंट्स आपने जो भी डिटेल, जो भी आपने रिपोर्ट तैयार की है, उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे डायग्नोसिस की जाती है इंटरव्यूज़ की मदद से विद द स्टेक होल्डर एट्सेट्रा। समटाइम्स सिम्टम्स ऑफ द डैमेज इन द बिल्डिंग आर कॉमन। कई बार तो सिम्टम्स कॉमन होते हैं बट द कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डैमेज में भी डिफरेंट। लेकिन कॉज डिफरेंट हो सकता है, यानी हो सकता है सिम्टम सेम हो, क्रैक एक जैसे ही आए हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्रैक का जो कॉज है वो सेम हो, वो डिफरेंट भी हो सकता है। हैंस डायग्नोसिंग द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द डैमेज out of the large number of the possible causes is actually a challenging and the demanding task. Hence diagnosing the exact cause of the damage. तो एग्जैक्ट कॉज जो है डैमेज का, उसको डायग्नोस करना आउट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द पॉसिबल कॉजेज, सारे पॉसिबल कॉजेज में से, क्योंकि अभी हमें पता है इस कॉज की वजह से भी हो सकता है, इस कॉज की वजह से भी आ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी दीवार में अगर सिलन आ गई है तो वो सिलन कहीं से भी आ सकती है, वो ग्राउंड वाटर से भी आ सकती है, हो सकता है उस दीवार किचन की दीवार हो, उसमें से पाइप जा रही हो तो पाइप की लीकेज की वजह से भी आ सकती है, रेन वाटर की वजह से भी आ सकती है, ठीक है, छत से भी आ सकती है। तो वो कोई भी कॉज हो सकता है, ठीक है तो सिलन है, मतलब डिफेक्ट तो क्या है, सिलन, लेकिन कॉज कुछ भी हो सकता है। तो इतने कॉजेज में से एक कॉज को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल भी हो जाता है कई बार। इज एक्चुअली अ चैलेंजिंग एंड द डिमांडिंग टास्क। Systematic steps of diagnosis of the defects are given in the figure 3.1। तो इसको बड़े ध्यान से समझना, फ्लो चार्ट है, अगर बना लेते हो तो बहुत बढ़िया है। सबसे पहले कह रहा है फिजिकल इंस्पेक्शन, सबसे पहले तो फिजिकल इंस्पेक्शन होती है, ठीक है, हम जाते हैं वहाँ चेक करते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाती है कि बिल्डिंग में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद एस्टिमेशन ऑफ द एक्चुअल लोड, हम एक्चुअल लोड को एस्टिमेट करते हैं कि कितना इस पे एक्चुअली लोड पड़ रहा है, यानी इसके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर कितना लोड एक्ट कर रहा है। एस्टिमेशन ऑफ द ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन, ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन को एस्टिमेट किया जाता है। फिर देखा जाता है वेदर सेफ, अब लोड को भी देख लिया और कंस्ट्रक्शन को भी देख लिया, तो देखा कि जो कंस्ट्रक्शन मतलब जो स्ट्रेंथ है इसकी, हमारी बिल्डिंग की, वो सेफ है भी है या नहीं है, एक्चुअल लोड ज़्यादा तो नहीं है। अब देखना है वेदर रिपेयरेबल एंड मेंटेनेबल, क्या अब बिल्डिंग रिपेयर और मेंटेन करने से ठीक हो जाएगी। अगर तो अब दो रास्ते बन रहे हैं, एक तो नो की तरफ जा रहा है कि यस की तरफ। अगर तो नहीं है, अब अगर इसको रिपेयर और मेंटेनेंस से काम नहीं चलेगा तो फिर देखना है क्या इसकी रिहैबिलिटेशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर रिहैबिलिटेशन मतलब इसको अब दोबारा से ठीक करना, अगर तो नहीं है तो फिर दोबारा से रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा, ठीक है, दोबारा से इसको स्ट्रेंथ वगैरह देनी पड़ेगी, तो वो मेथड, तो रिहैबिलिटेशन। और दूसरा रास्ता जा रहा है वेदर रिपेयरेबल, अगर यस है तो वेदर रिपेयरेबल एंड मेंटेनेबल में भी आगे क्या है। अगर तो नो हो जाता है, वो नहीं मेंटेन किया जाता, तो इसको लास्ट में आपको डिमोलिश करना पड़ेगा। और अगर किया जा सकता है तो फिर आपको इसको डिज़ाइन करना पड़ेगा, डिज़ाइन एंड कैरी आउट द अप्रोप्रिएट ऑफ द रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को दोबारा से डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ से वेदर रिहैबिलिटेशन इज़ पॉसिबल से एक नो निकल रहा है, यानी अगर नो हो जाती है रिहैबिलिटेशन में तो फिर दोबारा फिर भी हमें स्ट्रक्चर को डीमोलिश ही करना पड़ेगा और दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये था हमारा फ्लो चार्ट जिसमें सिस्टमेटिक अप्रोच थी टू द डिफेक्ट डायग्नोसिस, कैसे सिस्टमेटिकली हम डिफेक्ट की तरफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ द डिटीरियोरेशन इन द कंक्रीट एंड देयर प्रोबेबल काजेस। किस सिम्टम की वजह से डिटीरियोरेशन होती है कंक्रीट के अंदर एंड देयर प्रोबेबल काजेस, और उनके कॉजेज के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला सिम्टम है क्रैकिंग एंड द बकलिंग। तो पहला सिम्टम है क्रैक अरे या बकलिंग होना। बकलिंग आप सभी जानते हो बकलिंग क्या होती है। बकलिंग आपका जो बीम है, जो आपका कॉलम होता है, जो वर्टिकल मेंबर है, वो थोड़ा सा वर्टिकली बेंड होना स्टार्ट हो जाता है साइड वाइज, ठीक है। तो ये हमारी बकलिंग है। इसका काज क्या हो सकता है, ठीक है, कॉज क्या हो सकता है, एरर इन द डिज़ाइन। अब जाहिर सी बात है डिज़ाइन में ही कोई कमी होगी जिसकी वजह से ये हुआ होगा, और डिटेल्स में इनकरेक्ट जॉइंट हो सकता है, रॉन्ग लोड हो सकता है, रॉन्ग लोड कैलकुलेशन अच्छे से नहीं की थी उस समय, सिलेंडर डिज़ाइन, और डिज़ाइन में सिलेंडर मतलब डिज़ाइन जो है वो सिलेंडर है हमारा। इम्प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ द बार्स, सरियों के बीच में स्पेस नहीं दी अच्छे से। क्रैकिंग, रीइंफोर्समेंट, करोजन, सरफेस श्रिंकेज। क्रैक आ जाना, रीइंफोर्समेंट को जंग लग जाना, या सरफेस पे श्रिंकेज आ जाना, सरफेस का श्रिंक हो जाना, ये थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से यानी टेम्परेचर स्ट्रेसेस की वजह से हो सकता है। टेम्परेचर अगर चेंज हो जाता है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग साइकिल की वजह से हो सकता है सब। डिसइंटीग्रेशन, कार्बोनेशन, रीइंफोर्समेंट, कोरोजन, सरफेस एचिंग। ये किस वजह से डिसइंटीग्रेट होता है, टूटना, कार्बोनेशन होना, रीइंफोर्समेंट, कोरोजन लगना, या ये किस वजह से होता है, केमिकल इफेक्ट्स की वजह से भी हो सकता है। तो इसमें कॉज जो है डिटीरियोरेशन का केमिकल इफेक्ट्स हो सकता है। किसके केमिकल, कई बार कोरोसिव सॉइल्स, मिट्टी हमारी जो है कोरोसिव है, और वाटर इफेक्ट्स ऑफ द एसिड, साल्ट, CO2, SO2। डिसइंटीग्रेशन, क्रैकिंग, श्रिंकेज, वॉर्न आउट सरफेस, एक्सेसिव मैकेनिकल स्ट्रेसेस, ओवरलोडिंग, कोलिजन, इम्पैक्ट, वाइब्रेशन, एब्रेशन। तो डिसइंटीग्रेट टूटना, क्रैकिंग, श्रिंकेज, वॉर्न आउट सरफेस, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन हो गया, टूटना, क्रैकिंग, क्रैक्स आ जाना, श्रिंकेज होना, वॉर्न आउट सरफेस का वॉर्न आउट हो जाना, ये एक्सेसिव मैकेनिकल स्ट्रेसेस की वजह से। मैकेनिकल स्ट्रेसेस होगी लोड की वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओवरलोडिंग पड़ जा, अब इसका डिटेल में ये है कि ओवरलोडिंग होना, कोलिजन हो जाना, इम्पैक्ट पड़ना सडनली अगर लोड पड़ता है, वाइब्रेशन होना अगर आपके स्ट्रक्चर वाइब्रेट कर रहा है, या एब्रेशन होता है घिसना, इसकी वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। क्रैकिंग, इंक्रीज इन द परमेबिलिटी, क्रैक आ जाना या परमेबिलिटी यानी पानी का पास हो रहा है, अब स्ट्रक्चर में से पानी पास होना स्टार्ट हो गया है। सरफेस श्रिंकेज, सरफेस का श्रिंक होना, इंक्रीज कार्बोनेशन में इंक्रीज होना, पोरस कंक्रीट, स्पालिंग होना या करोजन होना, ये पुअर कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन की। अगर कंक्रीट अच्छी क्वालिटी का नहीं है, मिक्स डिज़ाइन नहीं अच्छा किया हुआ कंक्रीट का, तो भी हो सकता है। पुअर ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट अच्छे ग्रेड के नहीं इस्तेमाल किए थे, मतलब अच्छे ग्रेडिंग होगी कि साइज़ जो है उसका अच्छा सही तरीके से नहीं यूज़ किया हुआ। इनकरेक्ट वाटर सीमेंट रेशो जो है वो सही नहीं है। टू हाई और टू लो सीमेंट कंटेंट बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। 6 आ जाता है। पोर्स, वॉइड क्रैक्स, एक्सपोज्ड, रीइंफोर्समेंट, सरफेस श्रिंकेज, करोजन। तो पोर्स आते हैं बीच में सुराख, वॉइड्स भी वही होते हैं, ठीक है। क्रैक्स, एक्सपोज्ड, रीइंफोर्समेंट अगर सरिया जो है बाहर दिख रहा है, सरफेस श्रिंकेज, सरफेस का श्रिंक हो जाना, कोरोजन। ये पुअर वर्कमैनशिप की वजह से होता है, अगर वर्कमैनशिप अच्छी नहीं है। इनकरेक्ट वाटर सीमेंट रेशो, अगर वाटर सीमेंट रेशो सही नहीं है। पुअर कंपैक्शन बहुत बुरी तरह से उसकी कंपैक्शन हो रही है। इनएडिक्वेट कवर टू द रीइंफोर्समेंट, अगर हमने रीइंफोर्समेंट को सरिये को नीचे से कंक्रीट का कवर नहीं सही से दिया। पुअर शटरिंग करते वक्त हमने अच्छी तरह से नहीं किया। इनसफिशेंट क्यूरिंग, इन सभी वजहों से जो है ये डिफेक्ट्स अक्कर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इस लेक्चर में हमने काफ़ी पार्ट इसका कवर कर दिया है, ठीक है।
और अब अगले लेक्चर्स में हमारे जो टॉपिक आने वाले हैं, अगले लेक्चर में मैं इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा, इस पूरे चैप्टर को। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं टॉपिक कौन कौन से बचे हैं हमारे आगे। टॉपिक आगे हैं इक्विपमेंट फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिफेक्ट्स। कौन कौन से इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं डिफेक्ट्स की। तो उसमें बेसिक किट है और एक स्पेशलाइज्ड किट है, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आगे जाके नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आएंगे, तो ये वही नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, एनडीटी टेस्ट इसको हम कहते हैं। उसके बाद यही है, और ठीक है, तो यही है हमारा लास्ट एनडीटी टेस्ट पे हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर किसी को इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो मेरी टेलीग्राम चैनल पे कंसेप्चुअल कैप्सूल पे आप सब्सक्राइब कर दो, वहाँ पे मुझे मैसेज करना, मैं आपको इसकी पीडीएफ जो है वहाँ पे सेंड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।